नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे। आज 15 अगस्त है। सबसे पहले तो मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, वाइफ अनीता चौहान जी की ओर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो जो हमने कल ही 66 नंबर का वीडियो बनाया था, ये उसी के संदर्भ में है। उसका जो वीडियो बनाया था वो ये था कि इनको मैंने कुछ नाम छिपा दिए थे, लेकिन अब मैं वो नाम नहीं छिपाऊंगा क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है और इंदौर हाईकोर्ट इस पर डिसीजन दे चुका है। तो ये मुकेश व्यास जी इंदौर के रहने वाले हैं और इनका केस है। और ये मुकेश व्यास जी है ना, ये मुकेश व्यास जी इंदौर के रहने वाले हैं और ये इनका केस है। और कल मैंने इसके बारे में कई चीजें बताई थी। पहले हम वो क्वेश्चन देखते हैं जिन क्वेश्चंस पे लोगों ने रेज किया है, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए, ये मैं यूट्यूब पे आ गया हूं और यूट्यूब पे आप लोगों ने जो लिखा है, एक क्वेश्चन तो ये रेज किया है कि 70,000 और 87,000 वेज उन्होंने 70,000 लिया है और 87,000 लगभग पे कैलकुलेशन की है सारी, तो ये कैसे हो सकता है। दूसरा, एक ये कोई यूजर है, इन्होंने कहा फेक है। सर ये फेक नहीं है, मैं अभी आपको सारे जवाब दूंगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको बिल्कुल भी जाने की तैयारी, सोचने की भी जरूरत नहीं है। एंड इन्होंने लिखा है कि सर पांडे जी हैं, इट इज नाउ क्लियर दैट पेंशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन वन पार्ट 1695 से। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अभी आपके 2-4 क्वेश्चन ले लेता हूं, 2-4 क्वेश्चन के बाद में इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपने शायद ये मराठी में लिखा है, पेंशन का ही खार नहीं, बातमी टाकू नका, यानी पेंशन का कोई पता नहीं, आप केवल बातें कर रहे हैं वगैरह, ऐसा इसका मतलब होना चाहिए। एक आगे भी इन्होंने लिखा है कि फेक, मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं जिनका मुझे जवाब देना है कि 27, एक लिखा है कि 12 महीने पे कैलकुलेट होगी या 60 महीने पे, तो एवरेज 60 महीने पे अब कैलकुलेट होगी पेंशन। इसलिए जो 2014 से पहले वाले हैं, केवल उन्हीं के लिए 12 से पहले होगी। एक क्वेश्चन बार बार आता है, हम विधवा का क्या होगा, हमारा फॉर्म नहीं भरा गया है। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया है और एक्चुअली 2014 से पहले वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि क्योंकि वो पहले ही एग्जिट कर चुके हैं, इसलिए उन पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू नहीं होगा। और ईपीएफओ ने आज तक इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यही मान के चल रहा है ईपीएफओ ने आज तक इस पे कुछ भी जारी नहीं किया है। यदि कुछ भी जारी होगा तो निश्चित रूप से मैं आपके पास लेके आऊंगा उसको। और भी कई लोग हैं जिन्होंने इसको अपडेट कहा है। ये मैडम है, इन्होंने फेक न्यूज आहे और इन्होंने ये भी कहा है कि तुम फालतू बकबक करते हो। ऐसा नहीं है मैडम, हमारे पास जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, कोर्ट की इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑर्डर होते हैं, हम केवल और केवल उसी पे वीडियो बनाते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपना भी टाइम वेस्ट करें और आपको गलत इंफॉर्मेशन दें। और यह भी सत्य है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्सेज से उसको कंफर्म कर लेंगे और फिर आप गलत कह पाएंगे, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं है, हम कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं लेके आते किसी भी प्रकार से। तो इसलिए आपने जो ये कहा है ये बकवास है, नो, ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ये 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसी केस में और इस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के बाद आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, ये भी मैं बात करूंगा। चलिए हम आते हैं विषय पे। ये प्रश्न है, जो प्रश्न आप लोगों ने उठाए थे मैं उनका जवाब देने की बात कर रहा हूं।
मैं अब हम आते हैं सीधे, ये तो मैंने बताया था, ये एपी रीजनल ऑफिस इंदौर का ऑर्डर है, और ये कल के वीडियो में हमने बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि इनको 28,695 रुपए पेंशन मिलेगी। कल का वीडियो यदि आपने पूरा देखा है, ये मुकेश व्यास जी हैं। अब मैं इनका नाम इसलिए ले सकता हूं, कल मैंने जानबूझ के इनका नाम नहीं लिया था, लेकिन मुझे मालूम था कि किसी की आइडेंटिटी क्लोज करना मेरा काम नहीं है। लेकिन अब जब मैंने हाई कोर्ट में पूरी स्टडी कर ली है हाई कोर्ट के केसेस की, तो इनका एक डिसीजन भी आ चुका है, और जो डिसीजन एक बार हाई कोर्ट से आ जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है, तो वो पब्लिक डोमेन की प्रॉपर्टी हो जाती है, फिर उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब मैंने ये वापस लिया है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा था। सबसे पहले आते हैं वेज पे। देखिए, वेज इन्होंने 70,000 लिया है एट द टाइम ऑफ एग्जिट। सबसे ज्यादा लोगों ने यह क्वेश्चन उठाया है कि एट द टाइम ऑफ 70,000 एग्जिट, और पेंशन कैलकुलेट की है इन्होंने 87,665 रुपए पे। तो इसका जवाब आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आप जो मुकेश व्यास जी हैं, ये सेंचुरी टेक्सटाइल में थे, और इनकी बेसिक ये पेंशनेबल सैलरी जो थी वो लास्ट टाइम पे इनकी 60 महीने की जो एवरेज है वो इतनी ही आती है। लेकिन लास्ट के 2 साल में शायद इनका ट्रांसफर कर दिया गया, और जब इन्होंने अपने होम टाउन में मांगा तो मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा किया कि हम आपको केवल 70,000 देंगे तो ट्रांसफर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इन्होंने उस कंडीशन को मान लिया था, और उस समय जिस पे एग्री हुई कंपनी और इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुई वो 70,000 है कि आपको 70,000 पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन आपका ट्रांसफर नहीं होगा। 70,000 वेज मिलता रहेगा, लेकिन आपका ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये रही 70,000 की कहानी। लेकिन 87,000 का जो केस है, 87,000 इनकी 58 पूरे होने तक एवरेज सैलरी है, और इसी एवरेज सैलरी पे पेंशन कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये 70,000 जो हुआ है वेज, ये बाद में हुआ है उसके, इसलिए ईपीएफओ ने भी इसमें 70,000 नहीं लिया है। अदरवाइज ईपीएफओ तो एक एक पैसा बचाना चाहता है, वो 70,000 ले सकता था, लेकिन चूंकि ये लास्ट के 2 इयर्स का केस है, इसीलिए ये लास्ट एग्जिट सैलरी लिखी जाती है, और इनकी यहां पे 70,000 लिखी गई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा लोगों ने जो पॉइंट उठाया है कि इसमें पीपीओ नंबर नहीं है। इसमें पीपीओ नंबर इसके देखिए मेंबर आईडी है और पीपीओ नंबर। अभी मैं इसको पीपीओ नंबर, अब इतना ही कैलकुलेशन। अब इसके आगे की बात करते हैं हम कि ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और इनकी पेंशन इतनी कैलकुलेट की गई है। अब हम बात करते हैं इनकी ऑथेंटिसिटी की, इस केस की पूरी ऑथेंटिसिटी की। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें मोबाइल नंबर नहीं है। देखिए, मोबाइल नंबर को मैंने अभी भी ब्लैक किया हुआ है, मैं मोबाइल नंबर उनका नहीं दे सकता, क्योंकि ये उनका अपना प्राइवेट नंबर है, ये पब्लिक डोमेन का नंबर नहीं है। स्टेट बैंक का अकाउंट है उनका, वो भी मैंने ब्लैक किया हुआ है। इसलिए जो चीज ब्लैक हमें करनी चाहिए यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से, वो हमने किया है। अब मैं आता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअली हुआ कैसे है। 2019 में मुकेश व्यास जी ने एक हाईकोर्ट में केस किया था कि आरसी गुप्ता का जो जजमेंट है वो उनके ऊपर लागू होना चाहिए। ये केस का नंबर है, इसीलिए मैं ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूं। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच है और 19,005। यदि आपको देखना आता है हाईकोर्ट के केसेस ट्रेस करने आते हैं तो आप भी ट्रेस कर सकते हैं। 19,005 इस केस का नंबर था, 2019 में इन्होंने फाइल किया था और इसको इंदौर में फाइल किया गया था ईपीएफओ के अगेंस्ट। ईपीएफओ के जब अगेंस्ट फाइनल किया गया तो इसमें जो फाइनल ऑर्डर था, हम केवल फाइनल ऑर्डर पे चलते हैं और फाइनल ऑर्डर पढ़ के बताना चाहता हूं मैं इसे, ताकि हमें ज्यादा टाइम भी ना लगे और हम इस केस को समझ पाए। ये फाइनल ऑर्डर है। देखिए फाइनल ऑर्डर क्या कहता है, हैविंग रिगार्ड टू द अफोरसेड एंड आल्सो कंसीडरिंग the fact that the case of the petitioner stands on the same footing, the present petition is allowed। यानी इन्होंने जो डिमांड की थी उसको अलाउ कर दिया। The impulse order dated 6/9/2018 इनके अगेंस्ट को ईपीएफओ ने ऑर्डर जारी किया होगा, वो सेट असाइड, उसको एक तरफ रख दिया गया, कोर्ट ने उसे एक तरफ रख दिया। एंड द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड
to extend the benefit of the pension on the basis of the actual EPF contribution made by the petitioner. इन्होंने जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया हुआ था वो पहले ही 15,000 और 6500 वाली बेसिक से ज्यादा था, ऑलरेडी 12% पे ये इनका ईपीएफ कट रहा था। इसलिए इफ एनी फॉर्मेलिटी, आगे जज साहब ने कहा है, इफ एनी formality of the giving the option is required, then the respondent will give an opportunity to the petitioner and complete the same within the reasonable time period. यानी कोर्ट ने ईपीएफओ को जो डायरेक्शन दी है उसमें एक टाइम पीरियड, रीजनेबल टाइम पीरियड देने की बात की गई है कि यदि कोई भी फॉर्मेलिटी आपको मुकेश व्यास जी से पूरी करवाना है इस केस के अंदर, रिट पिटीशन नंबर 19,005 के अंदर, तो आप उनको रीजनेबल टाइम पीरियड देंगे। इस केस के खिलाफ क्या हुआ? इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में ही डबल बेंच में ईपीएफओ ने अपील कर दी, और वो अपील का ऑर्डर ये है वो अपील में अब हम चलते हैं। ये इन्होंने अपील 2020 में इन्हीं के केस में अपील कर दी, रिट अपील नंबर 295 2020। जब इसमें अपील कर दी तो ये अपील अभी पेंडिंग है, 2020 में की थी। इसी बीच क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जो हमारा नवंबर का 4 नवंबर 2022 का ऑर्डर है वो ऑर्डर आ गया, और ईपीएफओ ने डिफरेंट टाइप के सर्कुलर्स जारी कर दिए। जब डिफरेंट टाइप के सर्कुलर्स जारी कर दिए तो इनको भी सर्कुलर जारी किया गया। फिर इन्होंने व्यास जी ने इसको कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ही इंदौर बेंच में, कि मेरे जो कंटेम्प्ट पिटीशन है, मेरी कंटेम्प्ट पिटीशन ये है कि इसमें ये देखिए, ये इंदौर हाईकोर्ट की साइट है, और हाईकोर्ट की साइट पे ये इन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी, जिसकी हियरिंग अभी नेक्स्ट टेंटेटिव हियरिंग 16/8 को है। तो इन्होंने इसका केस का नंबर है सिविल पिटीशन का 2661 2022 में आपने इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी। तो इस कंटेम्प्ट पिटीशन में अब क्या हुआ कि ईपीएफओ ने ये लिख के दिया, ईपीएफओ ने ये लिख के दिया, वो भी पेपर में आपको दिखाऊंगा कि ईपीएफओ ने ये लिख के दिया कोर्ट को। अब ये कोर्ट में इस पे पीपीओ नंबर क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन ये भी उठाया लोगों ने। इस पे पीपीओ नंबर सर इसलिए नहीं है कि पीपीओ नंबर ये कोर्ट में सबमिट किया है, अभी जारी नहीं हुआ है व्यास जी को। जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको जारी नहीं हुआ है अभी। ये जो केस है ये कोर्ट के अंदर लिख के दिया है उन्होंने, अभी जिसकी नेक्स्ट हियरिंग है 16/8 या 18/8 इसी महीने, आज से 2 दिन बाद, आज 15 है, 1 दिन बाद इसकी हियरिंग है और वहां पे ये डिसीजन होगा। तो इसलिए ये कैलकुलेशन करने के बाद ये उन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिक डोमेन में लेके आए हैं वो, कि मेरे केस में ऐसा है। फैक्ट ये है कि ये अभी कोर्ट के अंदर है और इस पे कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है। लेकिन जो ईपीएफओ ने लिख के दिया है वो ये लिख के दिया है कि इनकी पेंशन इतनी बनेगी। ठीक है सर, आप 70,000 समझ गए होंगे, 87,000 समझ गए होंगे। पीपीओ नंबर के बारे में जो मैंने बताया मैं बता भी देता हूं, ये ईपीएफओ का जवाब है उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसी सुप्रीम कोर्ट नहीं, ईपीएफओ इंदौर के अंदर वहां के जो रीजनल पीएफ कमिश्नर है वो मिस्टर मनोरंजन कुमार हैं, और यहां ये पार्टी है और इनके खिलाफ ये केस है। तो ये केस है, देखिए इस केस के अंतर्गत ये जवाब इन्होंने दिया है। इस बीच डिसीजन कोर्ट का आ गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और ईपीएफओ ने ये सब सर्कुलर जारी किए। फिर बाद में इसीलिए इन्होंने बात करके हेड ऑफिस से कि जितने भी सर्कुलर निकले हैं उसके बेस पे 6/7/2023 को विद द डायरेक्शन टू द पिटिशनर ईपीएफओ ने एक लेटर निकाला। तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी कि आप 29,76,966 रुपए कोर्ट के अंदर मतलब ईपीएफओ में जमा कराएं तो हम आपको पेंशन का कैलकुलेशन करके देंगे। फिर इन्होंने 31/7 को इस चेक के द्वारा, चेक नंबर यह है 28/7 को
31/7 से पहले तक का समय दिया गया था। व्यास जी ने ये 29,76,966 रुपए कोर्ट में जमा करा दिए हैं। कोर्ट में जमा कराने के बाद में फिर अब ईपीएफओ की मजबूरी हो गई। फिर ईपीएफओ ने इस पीपीओ नंबर के साथ में, जैसे मैं बता रहा हूं पहले से ही, इस पीपीओ नंबर के साथ में एक रिवाइज्ड पेंशन कैलकुलेट की और ईपीएफओ ने एक पीपीओ नंबर नया जारी किया और उसमें इनकी रिवाइज्ड पेंशन कैलकुलेट की 28,695 रुपए। और साथ में जो आज तक के बहुत बड़े क्वेश्चन है कि एरियर मिलेगा कि नहीं, इन्होंने यह भी लिखा, ईपीएफओ ने यह कोर्ट को लिखा है कि मोर ओवर द एरियर ऑफ द पेंशन ऑफ द सेम रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ द 18,70,199 रुपए विल बी पेड टू द मेंबर फॉर द पीरियड ऑफ 22/8/2017। यानी आप 22/8/2017 को रिटायर हुए हैं और 31/7/2023 तक का ही ये कैश कैलकुलेटेड है। यानी 18,70,000 रुपए 199 18,70,199 रुपए एरियर भी मिलेगा। यानी और ये ईपीएफओ का लेटर है, इसलिए अब ये क्लियर हो जाता है कि अब आपको उस डेट से एरियर भी मिलेगा। और ये पेंशन का जो फॉर्मूला लिया है उस फॉर्मूले पे हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि 28,695 कैलकुलेट कैसे होती है ये मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है। आज का उद्देश्य वीडियो बनाने का यही था कि हर आदमी ने इसको, जब हमने डाला है पब्लिक डोमेन में, तो हर आदमी ने इस पे डाउट किया है। और डाउट करने का खैर रीजन होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इन सब चीजों को इग्नोर करने लगें। यदि कोई ईपीएफओ का लेटर है तो हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए। आपके पास फेक कहने से पहले, किसी भी चीज को फेक कहने से पहले आप ऐसे नहीं कहना चाहिए। और फेक कहने से पहले आपको चाहिए कि आप यदि हमने इंदौर हाई कोर्ट का हवाला दिया है तो उसकी साइट पे जा सकते हैं, लोगों से पता कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्रुप में ये लेटर घूम रहे हैं, आप उसमें पता कर सकते हैं। इसलिए आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये इंदौर हाई कोर्ट का इनका केस है। ये उसके बाद रेट अपील दायर की गई और मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन के बारे में भी बताया आपको। इसलिए जो कैलकुलेशन की गई है वो बिल्कुल करेक्ट है और 100% करेक्ट है। इसलिए ना अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको पैसे भी समझाने की दृष्टि से, बताने की दृष्टि से, समझाना मत कहिए, आप मुझसे बड़े हो सकते हैं। मैं सलाह देने की दृष्टि से ये बताता रहा हूं कि आप अपना पैसा तैयार रखिए, आप अपनी कैलकुलेशन करा लीजिए और अपना पैसा तैयार रख लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा अमाउंट है। और जब आप बड़ा अमाउंट जमा करने जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इतना बड़ा अमाउंट जमा करने के लिए। देखिए, मैंने इनका कल के वीडियो में जो मैंने बताया था, आज मैं उस वीडियो को समराइज करने के उद्देश्य से 2-3 चीजें बताना चाहूंगा आपको कि इन्होंने 29,76,966 रुपए कोर्ट में जमा किए हैं। ये चेक से जमा कर चुके हैं ईपीएफओ के अंदर, इतना अमाउंट उन्होंने चेक नंबर और डेट नंबर उस लेटर में बताया गया। और इनको एरियर कितना मिल रहा है? 18,70,199 रुपए। 31/7 तक इतना एरियर भी इनको मिल जाएगा। यानी लगभग अभी आपको ये सब पेंशन होने के बाद में इतना 18,70,000 का एरियर मिल जाएगा और 29 लाख। और ये मैंने खुद भी कैलकुलेट किया है। पेंशन का तो मैंने बताया ही था आपको कि पेंशन इन्होंने इतने दिन लिए हैं और इनकी पेंशन ये कैलकुलेट होती है 8363 डेज इन्होंने लिए हैं। मैंने ये देखिए मंथ वाइज इनका एरियर कैलकुलेट किया है। इस पेंशन से जो इनको पेंशन मिल रही है उसको माइनस कर दिया, तो यदि मैं मंथ वाइज देखूं तो ये अमाउंट मेरा आता है। यहां भी ईपीएफओ ने मक्कारी की है। आपको क्यों तैयारी रखना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए तैयारी रखनी चाहिए कि देखिए ईपीएफओ ने वहां पे एरियर बनाया है 18,70,199 रुपए, और जबकि इनका जो एरियर बनता है वो उस डेट तक, यदि मेरे हिसाब से देखें तो 18,69 रुपीज 50 रुपए का बनता है, तो यहां लगभग 1199 रुपए इनको ज्यादा एरियर बनाया गया है या कम, मतलब करेक्ट नहीं है। तो इस तरह की फिगर को मैच करने के लिए आपको स्टडी करना चाहिए। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कल बताया था आपको कि इसमें जो इन्होंने पेंशन कैलकुलेट की है इनकी, वो इस प्रकार से की है
कि 20 साल को 365 से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 7300 दिन आ गए। 11 महीने के इन्होंने 330 दिन लिए हैं, यानी 11 या 33, यानी जो 31 दिन का महीना होता है वो इन्होंने नहीं लिया है। भाई क्यों नहीं लिया है? 31 वाले महीने में भी तो हमने 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, और 25 डेज ये वाले। तो यदि मैं इनको कैलकुलेट करूं तो 7655 डेज होते हैं, और 730 दिन बोनस के हो गए, 22 दिन इन्होंने एनसीपी डेज हैं यानी नॉन कंट्रीब्यूटरी डेज हैं। इस तरह 8363 डेज इन्होंने लिए हैं पेंशन कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अब मेरा कहना यह है, हमें देखिए किस चीज को, जिसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं और जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए कि कल यदि कोई केस बने तो हमें क्या करना है। 31 दिन का यदि हम महीना, 11 महीने के अंदर, साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 में से 7 महीने वो होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, और बाकी 4 महीने वो होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, और 1 महीना वो होता है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। यानी हर चौथा ईयर हमारा 366 दिन का होता है। तो लीप डेज ये काउंट नहीं करते। लीप डेज इस पीरियड के दौरान, इनकी पूरी सर्विस के दौरान 5 दिन होते हैं, और 6 दिन इन्होंने इसके नहीं लिए। 6 दिन उन्होंने जो 31 दिन वाला महीना वो नहीं लिए। तो यदि ये 11 दिन, भाई 11 दिन आप क्यों छोड़ दोगे? क्या 11 दिन बंदे ने काम नहीं किया, या 11 दिन की सैलरी नहीं ली, या 11 दिन का हमने 8.33% कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, या 1.16% कंट्रीब्यूशन नहीं दिया? हमने ये कंट्रीब्यूशन आपको सारे दिए हुए हैं। जब हमने आपको लीप ईयर में भी कंट्रीब्यूशन दिया है, और पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, और 31 दिन का भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप 11 दिन क्यों छोड़ सकते हैं? तो यानी मेरे हिसाब से ये 8374 डेज पे कैलकुलेशन होनी चाहिए थी। यानी इसमें लगभग 28,732 रुपए मेरे हिसाब से इनकी पेंशन बननी चाहिए थी, जबकि ईपीएफओ ने बनाई है 28,695। और हाँ, 28,695 में भी क्या है, इन्होंने लास्ट में, जब इनका फॉर्मूला है उसमें लास्ट में राउंड ऑफ करना है। जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट में 41 पैसे आते हैं, 28,694.41। तो 0.41 आपका छोड़ दिया जाएगा, यानी 28,694 ही पेंशन, 28,694 ही पेंशन बननी चाहिए थी, ना कि 695। क्योंकि ये 50 पैसे से यदि ऊपर होता या 50 पैसे होता तो हम इसे पूरा पैसा मानते, पूरा रुपया मानते, और ये 28,695 होती। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। तो मैंने इसमें 3 चीजें बताई। एक लॉजिक ये कि 28,694 होनी चाहिए पेंशन। एक 11 दिन की पेंशन ये कम बना रहे हैं। 11 दिन की पेंशन कम बनाने के मतलब 38 रुपए पेंशन ये कम दे रहे हैं इन व्यक्ति को, 38 रुपए। अब आप लगाइए, यदि एक व्यक्ति को 38 रुपए कम दी तो 76 लाख व्यक्तियों को कितनी कम हो जाएगी, और 76 लाख व्यक्तियों को जो पेंशन आ रहे हैं उनकी कम हो जाएगी इंटू ये मंथ। 76 लाख इंटू 38 इंटू मंथ, कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो आखिर क्यों? इस पे भी हमें क्वेश्चन उठाने चाहिए। और अब मैं समझता हूं दोस्तों, मैं समझता हूं कि इतना क्लैरिफिकेशन के बाद आपको ये इनके प्रश्न मिल गए होंगे। अब आप इस लेटर पे डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट में जमा हुआ, और हाई कोर्ट का रेफरेंस मैंने इंदौर हाई कोर्ट का दे दिया है। और आप भी इस साइट पे जाके ये डिसीजन नहीं देख सकते, लेकिन इस पे आप वो जाके देख सकते हैं कि कंटेम्प्ट पिटीशन कैसे लगाई है, और ये केसेस आप जाके देख सकते हैं कि जो मैंने केसेस आपको दिखाए कि भाई ये केसेस जो हैं, जैसे ये 19,005 केस है, ये इसका डिसीजन है। आप इसका डिसीजन ले सकते हैं, आप ये रेट पिटीशन के बारे में जान सकते हैं, आप इनकी कंटेम्प्ट पिटीशन के बारे में जान सकते हैं, ये रेट अपील के बारे में जान सकते हैं। यानी आप किसी इन सब तरीकों से इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। मैंने चेक कर ली है, इसीलिए मैं कहूंगा कि हमने जो कल का वीडियो बनाया था वो 100% करेक्ट है। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद में अपनी अपनी कैलकुलेशन के साथ में अपने पैसे को तैयार रखिए, क्योंकि अभी ईपीएफओ ने शायद इन्हीं कोर्ट केसेस वगैरह की वजह से ऑर्डर कम जारी किए हैं या ऑर्डर जारी नहीं हो रहे हैं। ऑर्डर जैसे ही जारी होने स्टार्ट होंगे, मैं समझता हूं तुरंत ही हमें यह पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें। एक बार फिर मेरी ओर से
स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयां। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।